अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से यह वायदा किया था कि वो दीपावली से पहले देश के नागरिकों को जीएसटी में एक बहुत बड़ी राहत की घोषणा करेंगे और आज कल रात उसका ऐलान हुआ और जीएसटी रिफॉर्म लागू किया गया है देश में, जिसे जीएसटी 2.0 का नाम दिया जा रहा है। क्या है ये जीएसटी का नया फार्मूला, नई स्लैब्स? इससे आम आदमी की ज़िंदगी में, गरीब की ज़िंदगी में, किसान की ज़िंदगी में, नौकरी पेशा के तबके की ज़िंदगी में, स्ट्रीट वेंडर्स की ज़िंदगी में, युवाओं के व्यापारियों की ज़िंदगी में क्या बदलाव आने जा रहा है और क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ और क्या बढ़ती हुई महंगाई पर हम नियंत्रण पा सकते हैं? आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, कल देर रात निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के पश्चात देश को जीएसटी 2.0 के बारे में जानकारी दी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ये तय किया था कि इस बार वो जीएसटी को लेकर कुछ बड़े रिफॉर्म्स ला रहे हैं और कीमतें कम करने के लिए, जीएसटी स्लैब्स की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको कम करने के लिए कुछ नए फार्मूलों के साथ आ रहे हैं। बहन भाइयों, वो फार्मूला अब सार्वजनिक हो गया है। भारत की सरकार ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद ये तय किया है कि हम दो स्लैब खत्म करेंगे, 28% और 12%। यानी जिन पर 28% था वो खत्म, जिन पर 12% था वो खत्म। लेकिन खत्म का मतलब जीरो नहीं होता। कोई 28 से बढ़ाकर 40 कर दिया गया, किसी को 28 से घटाकर 18 कर दिया गया। वो क्या है जो सस्ता हुआ और वो क्या है जो महंगा हुआ, आज आप सब ने पढ़ लिया होगा। उसे बताने की, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। बहन भाइयों, क्या ये जीएसटी का फार्मूला और जीएसटी के कॉम्प्लिकेशंस ये आम आदमी, व्यापारियों को, वेंडर्स को, ये सबको काफ़ी परेशान किए हुए थे? किसानों के लिए भी दुखदाई तकलीफ दे थे? और क्या ये जो रिफॉर्म हुआ है इससे क्या बदलेगा? क्या हम महंगाई को रोक पाएंगे? क्या आम आदमी की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जिसे हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, क्या उसके थाली में और या उसकी लाइफ स्टाइल में ये नए स्लैब क्या कुछ इनरिच कर पाएंगे उसे? और ये जो जीएसटी की स्लैब्स और इसका जो मकड़ जाल था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। हालांकि अभी भी 16 पन्ने का पीडीएफ जारी हुआ है, सस्ता महंगा, सस्ता महंगा, क्योंकि हर चीज़ का नोटिफिकेशन होता है। ये कोई अकेले भारत सरकार का फैसला नहीं है, ये जीएसटी काउंसिल का फैसला है, जिसमें हर राज्य का प्रतिनिधित्व है, हर राज्य की अपनी एक से है और सबकी सहमति से ही हुआ है। ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीज़ें, एक नया स्लैब भी तैयार हुआ। ये स्लैब है 40% का, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स। ये किस पे लगेगा? शराब पे, सिगरेट पे, तंबाकू पे, बीड़ी पे, गुटखा पे, कोल्ड ड्रिंक्स पे 40% का टैक्स। यानी अब आम आदमी कोल्ड ड्रिंक पिएगा 40% लगेगा। बड़ा आदमी तो अब कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं, बीच वाले पीते हैं, अब आपको 40% देना है। इस रिफॉर्म से जो सबसे अच्छी बात है, दूध, दही, घी, पराठा, रोटी, ब्रेड, ये सब मुक्त हुई। और एक सबसे बड़ी डिमांड थी हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। इस पर 18% का जीएसटी लगता था, वो जीएसटी खत्म हुआ, ज़ीरो कर दिया। ये एक बहुत सराहनीय फैसला रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस कराने पर भी जीएसटी देना पड़ेगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन अभी भी बहनों भाइयों, बहुत से रिफॉर्म बाकी हैं। कांग्रेस कह रही जो किए हो हमारे कहने पे किए हो। ये गब्बर सिंह टैक्स था, जीएसटी, जो राहुल गांधी के दबाव में कम किया गया, ऐसा कांग्रेस पार्टी का क्लेम है। तो सुनिए कि प्राइम मिनिस्टर ने आज क्या कहा और फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि भारत में जीएसटी को लेकर किस तरह का मंतव्य है और कल रात के इस फैसले का जनता, पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सपर्ट्स, अपोजिशन, ये क्या ओपिनियन रखते हैं। मैंने देशवासियों से भी ये वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा।
अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। जीएसटी के मुख्यतः दो ही रेट रह गए हैं, 5% और 18%, 5% और 18%। और 22 सितंबर सोमवार, जब नवरात्र का पहला दिन है, नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की कर व्यवस्था एक नए युग में प्रवेश कर रही है। अब जीएसटी में केवल दो प्रमुख स्लैब 5% और 18% रहेंगे। अधिकांश आवश्यक वस्तुएं 5% स्लैब में रखी गई हैं, जबकि विलासिता की वस्तुओं पर, जिनकी संख्या बहुत थोड़ी सी होगी, वह 40% तक के कर दायरे में उन्हें रखा गया है। कम कीमतों से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। तो इसको प्री दिवाली गिफ्ट कह रही है भारत की सरकार, और इससे हासिल क्या क्या हुआ है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी झटके भी लगे हैं। तो आज की परिचर्चा हम शुरुआत करते हैं। संजय चौधरी रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सिद्धार्थ कलंस बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ और आर्थिक मामलों के बड़े पत्रकार हैं, जिन्हें जीएसटी के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी है। डॉक्टर अजय उपाध्याय राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस कमेटी के, हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। और देश के मशहूर अर्थशास्त्री, लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर MK अग्रवाल साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और बहुत धन्यवाद, आप सभी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। पहला सवाल संजय चौधरी जी आपसे, जितनी उम्मीद थी क्या उतना डिलीवर हुआ, या फिर स्लैब में परिवर्तन करके आपने इधर का उधर किया और जनता के सामने पेश कर दिया? ब्रजेश भाई, सरकार का काम होता है कि टैक्सों को सरल करे और आम आदमी तक उसका लाभ पहुंचाए। केवल जीएसटी नहीं, इसके पहले सरकार ने इनकम टैक्स में भी जिस प्रकार का परिवर्तन किया, उसके स्लैब को बढ़ाया, और दूसरा ये जो जीएसटी में परिवर्तन किया, ये सरकार के जो टैक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और सरलीकृत करते हुए आम आदमी तक, सामान्य जन तक इसके लाभ को पहुंचाते हुए भारत में सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मंशा है। देखिए, टैक्स के सुधार को लेकर पूरे देश में चर्चाएं होती रहती हैं। ये जब जीएसटी आया तब 17 से ज़्यादा डायरेक्ट टैक्सेस थे, 13 से ज़्यादा ऐसे टैक्स थे जो इनसे जुड़े हुए थे। उन सारे टैक्सों को एक साथ करके एक ऐसी अभिनव व्यवस्था को बनाना, जिसको बनाने का सपना तो भले ही राजनीतिक दलों ने देखा हो, लेकिन उनकी मंशा जमीन पर नहीं उतर पाई कि एक ऐसे टैक्स सिस्टम को बनाया जाए ताकि सरल हो और सरल होने के साथ लोगों को उसका लाभ पहुंचे। इसमें छोटे किसान, आम आदमी, छोटा उपभोक्ता, शिक्षक, छात्र, ये सारे के सारे वर्ग को इसमें फायदा मिला है। सामान्य रूप से जिस प्रकार से देश में लोगों का फीडबैक आ रहा है, लोग इस बड़े परिवर्तन के हिमायती हैं, उनके साथ खड़े हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें देश में 47,000 करोड़ से ज़्यादा का इसमें नुकसान होगा, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि इस टैक्स की व्यवस्था के जो परिवर्तन हैं वो लोगों के पास पहुंचेंगे तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। और भारत के अंदर नवरात्रि से लेकर दिवाली तक का जो मौसम होता है, वो क्रय शक्ति के मामले में लगभग 40-45% की जो खरीद होती है वो इसी मौसम में होती है। क्रय शक्ति तब बढ़ेगी जब आप रिफंड कर दें इन 5 सालों का, जिनसे भी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के पैसे लिए हैं। ब्रजेश भाई, तब हमारी क्रय शक्ति बढ़ेगी। सर, आपने हमसे इतने टैक्स लिए हैं ना सर, कि तनख्वाहें बचाना मुश्किल होता है। ब्रजेश भाई, मैं इसी बात को कह रहा था, आप इसी बात को इस पूरी डिबेट के शुरुआत में बताने से भूल गए। इसमें हम रजिस्ट्रेशन पर भी, इसमें हम रिफंड पर भी, और इसमें जो रिटर्न है उसमें भी हमने इसमें
परिवर्तन की रास्ते खोले हैं। यानी जो हमने पहले लाइफ इंश्योरेंस किया आप हमें वापस करोगे? देखिए इसमें क्या था या 22 तारीख से लागू होगा? नहीं नहीं, ये तो होगा, लेकिन जो रिटर्न्स में देरी आ रही थी, उसके प्रोसेस में जो विलंब होता था, उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस थे, इसमें भी हमने उसे संशोधित किया। और अच्छी बात साहब कहो ना कि 6 साल का पैसा आप गड़प कर जाओगे हमारा टैक्स का। देखिए देश में जो भी व्यवस्था है वो आगे से लागू होगी, उससे लोगों को लाभ मिल रहा है, और न केवल किसान को, न आम आदमी को, न बच्चों को, भविष्य को, स्वास्थ्य को, सामाजिक सुरक्षा को जो बेहतर मौका मिलने वाला है, जो लाभ मिलने वाला है, मुझे लगता है कि वैसे मैं आपके बोल्ड कदम की सराहना करता हूं। आपने स्वीकार तो कर लिया कि जीएसटी गड़बड़ था, तभी तो रिफॉर्म किया है। नहीं, अगर गड़बड़ नहीं स्वीकार लिया, अप्रिशिएट यू। नहीं, अगर जीएसटी काउंसिल में देश के सारे राज्य, जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 2 दिन के लिए बुलाई गई थी, सारे राज्यों के वित्त मंत्री अगर 1 दिन में ही उस मीटिंग को खत्म करने के लिए इस निर्णय पर पहुंचते हैं, तो मुझे लगता है कि इस रिफॉर्म के साथ पूरा देश खड़ा है। और क्रेडिट आपने अकेले चाहिए। मोदी जी ने लाल किले से फिर क्यों कह दिया जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं हुई थी? अब आप कह रहे हैं काउंसिल कर रही है और एक तरफ कह रहे हैं मैं कर रहा हूं। सहमति बनाई है, और सहमति ये कहो ना कि जीएसटी काउंसिल माने नथिंग, कोई औकात नहीं है। सहमति, देखिए सहमति बनाई है, और अगर सब लोग उस पर मोहर लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? पूरे देश के हर राज्य के वित्त मंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं, साइन करा ले रहे हैं। ना 2 दिन की मीटिंग, 15 अगस्त को ऐलान करते हैं आप, और कल लागू भी कल घोषित भी हो जाता है। हम सहमति बनाते हैं। कैसे पता कि सब राजी हो जाएंगे? हम सहमति बनाते हैं अच्छे के लिए, जनता के भले के लिए। सारे राजनीतिक दलों को साथ आना पड़ेगा, और जो नहीं आएंगे, वसूली की है वो क्या था? और जो नहीं आएंगे, जो नहीं आएंगे वो पीछे छूट जाएंगे। जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। और कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय जी को स्क्रीन पे लाया जाए। अजय उपाध्याय जी, बहुत स्वागत और धन्यवाद। अब तो खुश होंगे आप, क्योंकि जो आप चाह रहे थे सरकार ने तो लागू कर दिया। यहां तो प्रशंसा बनती है गवर्नमेंट की। मिश्रा जी, आपने एक शब्द बड़ा अच्छा यूज किया था, मकर जाल। 8 साल तक जनता के जेब की लूट, अब थोड़ी सी दिखाई छूट। देखिए ना कितना बड़ा। थैंक यू मोदी जी, सारे भाजपा के लोग कर रहे हैं। थैंक यू मोदी जी। अरे भाई 22 लाख करोड़ रुपए लोगों के जेब से 1 साल में लूट मचाई है आपने। 22 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई को तबाह कर दिया। एमएसएमई का लगभग 64 लाख एमएसएमई खत्म हो गया। हजारों लोगों की नौकरी चली गई। बैंक क्रेडिट नहीं दे पाया उस एमएसएमई को। आज जिस तरह के हालात है, अब वो फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने ये जीएसटी के जो सिस्टम बनाए, इस जीएसटी के सिस्टम में व्यापारी सिर्फ सर्वर टैक्स में उलझ गया। वो डाटा और खाता वही ठीक करने में लग गया। लाभ कमाने के प्रति उसकी स्थिति खराब हो गई। अर्थव्यवस्था चौथी की बात बार बार लोग कर करके लोगों को भरमा रहे थे। सच्चाई यह है कि प्रति व्यक्ति आय इस देश में जो है सबको पता है कितनी है। 142वें नंबर पर भारत है। रोजी रोजगार तबाह है, महंगाई से लोग परेशान है। पेट्रोल डीजल पर क्यों नहीं जीएसटी के दायरे में लाया भाई? सब लोग यही मांग कर रहे हैं। कृषि संयंत्रों पर आपने टैक्स लगाई, छोड़िए ना। पराठा आप खाते हैं कि नहीं? 6 साल में जितने आप पराठे खाए होंगे काउंट कर लीजिएगा, यदि बाहर खाया होगा तो उस पर भी टैक्स था। छाछ पर, दही पर, दूध पर। ये तो छोड़िए, सौंफ के कपड़े जो खरीदने जाते थे, पर मैं तो आपको मशवरा दूंगा सर, करने के लिए पराठे कम खाया करो, भले ही 0% टैक्स हो। अभी दर्द अपना दिखा रहे हैं कि 47,000 करोड़ रुपए की हमको हानि होगी 22 लाख करोड़ रुपए के लूट करके। और जानते हैं मिडिल क्लास और निम्न आय वर्ग के लोगों का 97% जो है इसमें शेयर रहा है, उनसे लूटी गई है ये पैसे। ओके, तो आप मुझे बताओ, आपकी जो राहुल गांधी ने जिस जीएसटी रिफॉर्म को सजेस्ट किया था, के मित्र रसा से तेल खरीदा, यूरोपियन मार्केट में बेच दिया, 16 अरब डॉलर का कुछ क्वेश्चन आंसर कमाया। क्वेश्चन आंसर कह रहे हैं कि देश को लाभ हो गया, देश हित में हो गया। भाई 1 पाई रुपया पेट्रोल डीजल पर इस देशवासियों को लाभ हुआ तो बता दें हमारे भाजपा के। ओके, तो पहला सवाल है आपसे डॉक्टर साहब, सवाल लीजिए। सवाल सर, भाजपा प्रवक्ता को ही 1 पाई सस्ता। थैंक यू सर। पहला सवाल यह कि राहुल गांधी ने जिस जीएसटी रिफॉर्म की बात की थी, मोदी सरकार ने उसको अमली जामा पहना दिया है। अभी आपकी कुछ और भी अपेक्षाएं सरकार से हैं? हाँ, अभी अपेक्षाएं हम लोगों की स्पष्ट तौर पे है।
कि राज्य सरकारों को जो शेयर उसका मिलना चाहिए, अभी भी राज्य सरकार को इसमें किस तरह की छूट और उसके शेयर पर कितनी गंभीरता से केंद्र सरकार विचार करेगी, क्योंकि अधिकतर राज्य सरकार यहां तक कि भाजपा की राज्य सरकारें भी इस बात लेकर के लगातार परेशान रही है, उनके शेयर को नहीं दिया गया। दूसरी बात है, जिस मास्टर स्ट्रोक की बात की जा रही है, नोटबंदी जब किया तो मास्टर स्ट्रोक वही नोटबंदी 2000 का नोट लाए और 2000 का नोट बंद कर दिया, तब मास्टर स्ट्रोक काला कृषि कानून लाए, तब मास्टर स्ट्रोक उसको हटाना पड़ा, 400 लोगों की जान गई, हट गया सर। इसी को कहते हैं मास्टर स्ट्रोक सर, तब मास्टर स्ट्रोक, और अब इसी को कहते हैं सर मास्टर स्ट्रोक सर, तब मास्टर स्ट्रोक डेफिनेशन बदल चुकी है। थैंक यू सर, धन्यवाद। इसी तरह का काम कर रही है ये। धन्यवाद सर। मैं फराज किदवई को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं फराज भाई, बहुत स्वागत और धन्यवाद। आज तो बहुत खुश होंगे आप, जीएसटी रिफॉर्म हुआ है देश में। ब्रजेश जी धन्यवाद दीजिए आदरणीय अखिलेश यादव जी को, हैं? धन्यवाद दीजिए आदरणीय अखिलेश यादव जी को। क्यों, जीएसटी काउंसिल में वही थे? सुनिए बात तो सुनिए, क्योंकि जब जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हुंकार भरी कास्ट सेंसस की, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो घुटनों पर आ गई और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आप बयान में आज चैट जीपीटी पे देख रहा था, जीएसटी सर मत देखा करो, बहुत गुमराह करता नहीं है। है वो, हम डबल चेक भी कर लेते हैं, अब उसके प्राइमरी सोर्स पर भी चले कोई आते बात हैं। नहीं सर, प्राइमरी सोर्स पे भी चले आते हैं। जीएसटी जब से भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी का नाम गड़बड़ सड़बड़ टैक्स का लेना शुरू किया है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के आप स्टेटमेंट उठा लीजिएगा 2017 से, वो हमेशा इस गड़बड़ सड़बड़ टैक्स का विरोध करते रहे हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इस अहंकार को आदरणीय अखिलेश यादव जी घुटने पर ले आए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो ना तो किसानों की सुनती थी, ना महिलाओं की सुनती थी, ना मजदूरों की सुनती थी और ना मीडिया को सुनती थी। जब ये 400 का इन्होंने नारा दिया और उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा थी, अब उस पर मैं नहीं जाऊंगा, संविधान चेंज करने की और तमाम की, तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की देने की भारतीय जनता पार्टी जो 400 की बात करती थी वो 240 पर आ गई। तो ये गड़बड़ सड़बड़ टैक्स अगर इनकी 300 के ऊपर भी सीटें होती तो ये 18% से जो लाए हैं 12% और 12% से जो तमाम 5% और 0% किया है, ये और बढ़ गया होता, क्योंकि ये सरकार जो है ये तो पूंजीपतियों की पर एक सरकार चीज है। अप्रिशिएट करनी चाहिए फराज जी कि आम लोगों की जरूरतों की चीजों को सस्ता किया गया है, टैक्स कम हुए हैं उस पर, ठीक है, पहले ले रहे थे, चलो देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो किया है। अब मैं आपको इसका हर बात पे आलोचना ही नहीं होती। नहीं आलोचना देखिए क्या है, आप अभी किसी एक मैकडॉनल्ड्स के बर्गर की आज प्राइस पूछ लीजिएगा, मान लीजिए वो 100 रुपए है, मैं डिबेट में आना छोड़ दूंगा अगर वो 90 रुपए हो गया। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, उनकी एमआरपी बढ़ेगी, भले 12% से आप 5% कर दीजिए, लेकिन वो बर्गर आपको उतना ही का मिलेगा। आप ब्रेड की अगर बात करिए, आप देखिएगा अगर ब्रेड मान लिया 20 रुपए का मिल रहा है, तो अगर 18 रुपए का मिल जाएगा तो मैं आप जो कहिएगा मैं वो कर दूंगा। असलियत में क्या है, मैं आपको कुछ डेटा बता दूं कि भारतीय, अभी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता महोदय ने कुछ इनइक्वालिटी वगैरह की बात की, मैं तो ये बोल रहा हूं कि पूंजीपतियों की सरकार है। अडानी ग्रुप का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है आज की तारीख में, हमारे साथ अर्थशास्त्री भी बैठे हुए, लगभग 18 लाख करोड़। बता दूं कि बर्गर पर टैक्स 0 हो गया है। हम एमआरपी की बात कर रहे हैं, जीएसटी 0। आप जीएसटी 0 कर दिए, लेकिन वो 100 रुपए का अगर बिक रहा था तो क्या वो 90 रुपए का हो जाएगा? बस आप हमको अगली डिबेट में अच्छा, पिज्जा बहुत खाते हैं, वो भी 0 है। आप सुनिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। बहुत सारे अर्थशास्त्री इस पैनल पर बैठे हुए हैं। अडानी ग्रुप का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 18 लाख करोड़ है, और उनके एम्प्लॉइज कितने हैं ब्रजेश जी? 48,000 उनकी अपनी वेबसाइट के हिसाब से। कोका कोला आज की तारीख में भारत में 4,521 करोड़ रुपए की सेल कर रहा है। कितने एम्प्लॉई हैं उसके? 25,000। ये सरकार कर क्या रही है? हम एम्प्लॉई से आप किसी के टर्नओवर की व्याख्या नहीं कर सकते। नहीं, देखिए अगर हमारे देश के आईटी कंपनियां उनके पास कम लोग हैं पर टर्नओवर लाखों करोड़ का है। वही तो मैं बोल रहा हूं, अगर हमारे देश के संसाधनों से कोई 18 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा रहा है तो उसके एम्प्लॉइज भी उसी प्रोपोर्शन से होने चाहिए। दूसरी बात, तो छोटी सी बात करके मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। ये जुमलों वाली सरकार है। क्या बोला था जब मेक इन इंडिया आया था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का टारगेट 25% लेकर के चले थे। बताइए मैं गलत बोल रहा हूं? 2014 में 16% से वो घट करके लगभग 14.5-15% के आसपास हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी जो है वो जुमले बोला करते हैं। धन्यवाद सर। अरे सर, अभी तो शुरुआत की थी मैंने। आप ही ने कहा कि आपका टाइम हो गया सर। थैंक यू सर। नहीं। सेकंड राउंड में टाइम ले लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सिद्धार्थ कलहंस जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत ही जाने माने प्रतिष्ठित पत्रकार हैं आर्थिक मामलों के और एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी। नाउ 2 तरह की स्लैब्स खत्म की गई।
28% एंड 12%। पर बहुत कम दर्शकों को ये बात पता है कि जीएसटी का जो रेवेन्यू आता है उसमें 75% रेवेन्यू सिर्फ एक स्लैब से आता है, दैट इज 18%। यानी जो अगर 100 रुपये जीएसटी के भारत सरकार को मिल रहे हैं तो 75 रुपए उनको मिलते हैं 18% वाले स्लैब से, जिसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अब 28% और 5% का है, तो 5% जो भारत के में जीएसटी का रेवेन्यू है वो महज 3% है, वो खैर ख़त्म किया गया। अब एक नई स्लैब बनी है 40% की, जिसमें लग्जरी आइटम्स, अब पता नहीं ये कोल्ड ड्रिंक कब से लग्जरी हो गया, ये तो अग्रवाल साहब ज़्यादा पीते हैं, इनको कम करना पड़ेगा। पर आप मुझे बताओ कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा सिद्धार्थ जी। देखिए, आपने बताया 75% टैक्स 18% से आता है। हाँ, ये सही है, ये मेरे पास डेटा है इसका। और जो इन चीज़ों को 40% के उसमें डाला जा रहा है, वो चीज़ें करीब 19% जा रही हैं, तो कुल लिहाजा फ़ायदा तो 6% भारत सरकार को है। इस रिफॉर्म से फायदे में है ना। लेकिन 6% लोगों को जो भी चीज़ों पर जो लाभ हो रहा है, एक बात अच्छी है और ये स्वीकार किया, ये और अच्छी बात है कि भारत की जनता जीएसटी से परेशान है, जीएसटी के चलते महंगाई है। ये बात मैंने नहीं, ये बात सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि जीएसटी से परेशान है भारत की जनता, जीएसटी की दरें तर्कसंगत नहीं है, जीएसटी से महंगाई बढ़ी है। ये तमाम सारी वो चीज़ें हैं जिसको खुद सरकार ने माना है। ये आप नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार ने कहा है और उसने ये मान लिया है। आपने कहा 8.5 साल आपसे वसूली हुई है, और 8.5 साल की वसूली, उसको आप जोड़ डालिए कितना होगा, 47,000 करोड़। अभी हमारे बड़े भाई साहब ने कहा है कि 47,000 करोड़। कह रहे हैं जो हुआ भूल चूक, अब भूल जाओ आप, और 22 तारीख से बात करो। तो 8.5 साल तो जनता पिसी है ना। लेकिन फिर भी एक बात जो अभी फराज साहब कह रहे थे, इस देश में महंगाई के साथ न्याय तब तक नहीं होगा जब तक लागत पर मुनाफे का मार्जिन तय सरकार नहीं कर देगी। ये बात इससे पहले भी देखी गई है कि करों की दरें कम करने पर वो मुनाफा फ़ायदा ट्रांसफ़र नहीं होता है नीचे तक, और ऐसा अक्सर देखा गया है। हर मामले में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा गया है कि एमआरपी बढ़ाई जाती है, कुछ चीज़ों में कुछ वजन में हेरफेर करके। सरकार कहती है कि हमारा तो हाँ, मार्जिन बाजार पर कंट्रोल नहीं है। तो लागत और मुनाफे के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए, यदि उसको लेकर सरकार कोई कानून लेकर नहीं आती है, कोई नियम नहीं बनाती है, तो मुनाफा जनता तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस बात में बड़ा संदेह रहता है। फॉर एग्जाम्पल पार्ले बिस्कुट है जी, तो अखिलेश जी उसको बड़ा चुनाव में एजेंडा बनाए, तो बात सही भी थी। ये है, पहले साइज बड़ा था पार्ले बिस्किट है। अभी आप देख रहे हैं जो है 5 बिस्किट, पर उसमें से बिस्किट का बड़ा हिस्सा गायब। रिफाइंड ऑयल पे देख लीजिए, एक लीटर 1 किलो से उसको 800 ग्राम पे लाया गया, 850-800 तक ले आए। तो इस तरह से ये चीज़ें ऐसा है कि मुनाफा फायदा जो है वो ट्रांसफ़र नीचे तक नहीं होता है। ये एक समस्या है। इस समस्या की ओर भी जिस तरह से जीएसटी की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, दिया गया है, उसी तरह से उसकी तरफ आप चाहते हैं कि सरकार एक ड्राइव चलाए और वो ड्राइव चलाकर ये इंश्योर करे कि उसने जो कम किया है उसका लाभ बिल्कुल ट्रांसफर हो, संजय चौधरी को, ब्रजेश मिश्रा को, फराज किदवई को, सभी को ट्रांसफर होना और चाहिए, अग्रवाल जी को भी मिले। बिल्कुल होना चाहिए ट्रांसफर। दूसरी बात, मैं ये मानता हूं कि सबसे बड़ा संकट क्या है? संकट है ना कि घरेलू मांग नहीं बढ़ रही है। इनकम टैक्स के रिफॉर्म किए गए, 12 लाख से भी ज़्यादा थोड़ा कमाने वाले लोगों को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके घरेलू मांग नहीं बढ़ रही थी। मैं फिर भी आशान्वित हूँ, उम्मीद करता हूँ कि शायद जीएसटी को अगर वाकई में उसका लाभ नीचे तक ट्रांसफ़र होता है तो घरेलू मांग में बढ़ोतरी। सर एक और चीज़ है जो मुझे बताइए, कल रात से मैं बड़ा चिंतित परेशान हूँ और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और संजय चौधरी जी को भी मैं पूछूंगा। सर आपने कहा कि आपने टैक्स जीएसटी का सरलीकरण किया, यही कहा ना? सर ये क्या सरलीकरण है कि 100 सीसी पे इतने % लगेगा, 300 सीसी पे इतना लगेगा, 1200 सीसी पे इतना लगेगा, 4 मीटर वाले पे इतना लगेगा गाड़ी पे, 3 मीटर वाले पे इतना लगेगा, ये हाइब्रिड पे इतना लगेगा, आधा ब्रिड पे इतना लगेगा। सर इतना तमाशा करके क्या फ़ायदा है? ये सरलीकरण कर रहे हो कि और इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? एक चीज़ कह दो कि भाई ये है और ये स्लैब्स हैं। देखिए, रैशनलाइजेशन जो भी, ये कौन सा है सर? आप बताओ, मैंने गलत बात कही? नहीं, बिल्कुल नहीं कही अब आपने। मैं सीसी देख के खरीदने जाऊंगा सर, ये मीटर लेके फीता लेके? एकदम नहीं कही। और जो आपने कहा ना कि 75% जो
जीएसटी जहां से रियलाइज होता है उन 75% को नहीं छुआ गया। बाकी जो 40% का स्लैब है, भाई अभी तक तो आपका सबसे बड़ा स्लैब 28% हुआ करता था ना, तो आपने 12% का जो स्लैब बढ़ाया, उस 12% के दायरे में जितने आइटम आते हैं, 12% का स्लैब बढ़ाने से आप किसी तरह मैं कहता हूं सर, भारत में किसी से पूछ लो, कोई मुझे समझा दे ये सीसी हाइब्रिड कितने मीटर की गाड़ी है, ये क्या है सर? ये तो आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हो ना चीजों को। निश्चित। ये कह दो कि ऑडी, मर्सिडीज, BMW इस तरह वाले में जो एक मूल्य निर्धारित कर दो कि साहब 50 लाख रुपए से ऊपर वाली गाड़ियां पर ये रेट है, 50 लाख से नीचे वालों निश्चित ये। अब आप सीसी नाप रहे हो सर, इंची टेप लेके जाएगा कोई? देखिए, लेकिन फिर भी ये जो 395-96 आइटम जिन पर जीएसटी का रैशनलाइजेशन किया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मार्केट ने स्वागत किया, कुछ मार्केट ने स्वागत किया है इसका, मार्केट ने स्वागत किया है। बहुत शुक्रिया। मैं प्रोफेसर M.K. अग्रवाल साहब को आमंत्रित करता हूँ। बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जीएसटी या जितनी डिबेट इस तरह की हैं, बिना आपके और सिद्धार्थ जी के तो देखिए मैं बात करता नहीं। आप जब लोग होते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस तभी आता, नहीं तो मैं इतने कॉम्प्लिकेटेड विषय पर कैसे बोल पाऊंगा। तो अब आप थोड़ा हम लोग को इनलाइटन करिए कि ये जीएसटी रिफॉर्म की क्या सचमुच आवश्यकता थी और क्या ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाया? पहली चीज, मैं एक छोटा सा एक राइडर लगाते हुए आगे बढ़ता हूं इसके फिलॉसफी पर और इसके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे आता हूं। कोई भी टैक्स पीछे से वापस नहीं किया जाता। कभी कभी आप लाइटर साइड में चले जाते हैं ब्रजेश जी, हम लोगों को भी अच्छा लगता है। और अगर इस तरह से हम लोग पीछे से वापस लेंगे तो सन 51 से वापस लेना पड़ेगा हमको बहुत से टैक्स, तो वो तो अंतहीन प्रक्रिया, फिर ब्रिटिशर से वापस लेना पड़ेगा, ये तो अंतहीन प्रक्रिया हो जाएगी। बहरहाल हम इसके अगर फिलॉसफी में जाते हैं और इसके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में जाते हैं, हमें एक तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, दूसरा स्वदेशीकरण देखना पड़ेगा, तीसरा हमको वो देखना पड़ेगा जो इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी के तहत 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर आए और लोअर इनकम ग्रुप जो हमारे ग्रोथ का एक नया इंजन तैयार हो रहा है। और इन सारी प्रक्रियाओं को अगर हम देखते हैं, सरलीकरण इस रूप में हम कह सकते हैं कि हमने 12% को और 28% को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया है। दूसरा आती है बात 40% की, मैं उसको भी अलग करूं। 40% में देखते हैं तो आम आदमी से उस 40% का कोई लेना देना, ना तो ब्रजेश जी हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं, ना याच खरीदने जा रहे हैं, और ना वहां पर सर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए 10 साल के अंदर मैं हेलीकॉप्टर खरीदूं। आप 10 साल के हो, मैं तो कहता हूं इसी दिवाली आप ले लीजिए। इस दिवाली तो नहीं हो पाएगा। तो मैं जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहा था, आप देखिए अगर शिक्षा पर देखते हैं तो हेल्थ पर देखते हैं, बहुत सी चीजें जीरो दायरे में आ गई। यानी कि जो प्रवचन बात होती थी हर जगह कि शिक्षा करना चाहिए, इसको करना चाहिए, मासेस वाले आइटम्स पर आइए। आप देखिए कभी क्वांटिफिकेशन पर जाएंगे, फिर वही बात आ जाएगी कि कंसंट्रेशन पर हम चले जाते हैं, वेल्थ कंसंट्रेशन वाले पर हम चले जाते हैं। हम मासेस वाले पर जाएं, हमको ये देखना चाहिए कितने प्रतिशत पॉपुलेशन को लाभ मिला, उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, ना कि ये देखें कि रेवेन्यू कितने से आया है। रेवेन्यू उन्हीं से आएगा जिनके पास क्षमता होगी। लेकिन सरकार का दायित्व क्या है? क्या वो दूसरी स्ट्रेटजीज में हम देखते हैं वो सरकार खुद पैसा लेकर बांटने की जगह वो कहती है हम टैक्स को ही कम कर देते हैं, हम अपना भी काम कम कर देते हैं, आपका भी काम कम कर देते हैं। ये होता है टैक्स रैशनलाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन। दूसरा अगर हम आते हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें पर्यावरण की चिंता पर्याप्त रूप में है। अगर आप इस रूप में देखते हैं, कोयला या कोयले से बने हुए ईंधन पर टैक्स बढ़ा है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि बस, ट्रक, एम्बुलेंस पर टैक्स 28 से 18 आया है, वो 40 नहीं गया है। ये एक मेजर रिफॉर्म है। तो इस तरह की चीजों को हमको बहुत डिटेल में, अगर कृषि क्षेत्र में जाते हैं, आप कहेंगे कृषि में तो बहुत कम खपत है जीएसटी का, वहां से कम आता है, लेकिन कृषि क्षेत्र हमारा जीएसटी को अगर हम अलग करके देखते हैं तो हमारे नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूट करता है। उसके सापेक्ष अगर हम देखते हैं कि उनके ट्रैक्टर के दाम 5% जो हो गए, टायर के दाम हो गए, जो और तमाम इक्विपमेंट्स है वो 5% के दायरे में आ गए, 18 से 5%। ये मेजर रिफॉर्म है, 12 से 5%, ये मेजर रिफॉर्म्स है। हमको इस रूप में इसको देखना पड़ेगा। फिर हमको एमएसएमई के रूप में ला करके देखना पड़ेगा कि हम एमएसएमई को कितना इसमें लाभान्वित कर रहे हैं।
इंडिजिनस अपने जो उत्पादन है, यानी कि हैंडीक्राफ्ट को हम देखते हैं, लोकल उत्पादन को देखते हैं, इनको हम कितना प्रमोट करें। उनको बहुत बड़ी रकम नहीं चाहिए होती है, उनको छोटे छोटे वो चाहिए होते, सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। वो यहाँ पर किताब कापी पर टैक्स जीरो, आप इस तरह के आइटम्स देखिए, लाइफ सेविंग पर जीरो, आप उस पर आए तमाम, आप कहेंगे इतना कम हुआ, लेकिन जो कम हुआ हुआ। हम लोग अपने डिबेट को, इतनी बड़ी डिबेट को पिज्जा और बर्गर तक सीमित ना करें। मेरा सभी से अनुरोध होगा, हम उसको देखें। हाँ, अगर इस चीजों में, इस तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में कोई कमी आती है तो हम चाहेंगे कि उस पर एक अच्छी डिबेट हो, सरकार को सुझाव जाए, नेक्स्ट स्टेज पर उस पर काम होगा। ये आवश्यक हो जाता, ना कि पिज्जा बर्गर तक हम अपने को सीमित कर लें, ये उचित नहीं होगा। मेरा क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरह का रिफॉर्म किया गया वो सरलीकरण है, विशेष तौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस तरह के कॉम्प्लिकेटेड और तरीके से किया गया, इसको सीसी में, एमएम में, हाइब्रिड में, नॉन हाइब्रिड में, क्या हम इसे और सरल कर सकते थे जो हम नहीं कर पाए? और दूसरा, आप जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, 40% का टैक्स लगाएंगे सर? देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स, अब मैं क्या कहूं इस पर, कोल्ड ड्रिंक्स कितना हानिकारक है और किसकी कंपनियां है, जरा ध्यान दे लीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक वालों की एक लॉबी बहुत बड़ी भारत में है, इसको आप देखिएगा। कोल्ड ड्रिंक की कंपनियों का ओनरशिप कहां से गाइडेड होता है, जरा वो भी विचार कर लीजिएगा। तीसरा, एक चीज मेरी रह गई थी, अनुरोध करूंगा मुझे समय दें, वो ये कि हमारा जो टैक्स रेट कम होने से उत्पादन का हमारा लागत घट रहा है। हम ग्लोबल मार्केट में अपनी रीच बढ़ाने में, क्योंकि एवरेज टैक्स रेट 10% के आसपास कम होता दिखाई पड़ रहा है। ये अभी गेस एस्टिमेट है, रियल एस्टिमेट मेरा नहीं है। अगर 10% हमारी कास्ट कम होती है टैक्स के कारण, हम ग्लोबल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को और अधिक बेचने में शायद ज्यादा सफल हो पाएंगे। सर, एक महत्वपूर्ण विषय रह गया है, आपने हमेशा इस बात की हिमायत की मेरे साथ डिबेट में, और सिद्धार्थ जी इसकी गवाही देंगे कि जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इन सबको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। सर, इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ, चिमटे से भी नहीं छुआ गया सर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को। ब्रजेश जी, फिर उसी भाव से मैं आज कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, किसी राज्य सरकार ने कहा आज तक, दो चीजों पर कभी नहीं कहते। इस मामले में सारी राज्य सरकारें एक हैं, ना वो पेट्रोल को, डीजल को छुएंगी, ना शराब को छुएंगी। वो उनका मिल्किंग काऊ है हर राज्य का, उसको कोई नहीं छुएगा। टेलीविजन डिबेट में कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत ये है उनके राजस्व का बड़ा स्रोत है, इसलिए उसको वो नहीं। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। हमारे साथ प्लीज कनेक्ट रहिएगा। बहन भाइयों, इस परिचर्चा का हम दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। भारत की सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म इस देश में लागू किया है। 22 सितंबर से ये लागू हो जाएगा, जो नवरात्रि का पहला दिन होगा। प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को लाल किले से ये कहा था कि वो जीएसटी का रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, जिसमें आम आदमी को काफ़ी रिलीफ मिलेगी। इसको लेकर भिन्न भिन्न तरह के मसले हैं। मैं इस परिचर्चा का दूसरा चरण संजय चौधरी से शुरू करना चाहता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता है संजय जी। अपोजिशन आपके तथ्यों, आपकी राय, आपकी ओपिनियन और जो आप रिफॉर्म लेके आए हैं उससे सहमत नहीं है, वो इसे नाकाफी बता रहा है। ब्रजेश जी, अगर इससे सहमत न होते तो इनके शासित एक भी राज्य का वित्त मंत्री इस काउंसिल में अपनी असहमति व्यक्त कर सकता था। मंच पर सार्वजनिक रूप से इसका विरोध करने वाले अपने शासित राज्यों में भी उनके मुख्यमंत्रियों ने इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इन सारे परिवर्तनों के समर्थन में अपना हाथ उठाया है। दरअसल यही जो परिवर्तन है, जो जनता जिसके लिए पॉजिटिव है, जनता को लग रहा है ठीक हो रहा है, जनता उससे सहमत है, उद्योग जगत जिसके समर्थन में है, हम देखते हैं कि शेयर मार्केट जिसके समर्थन में है, यानी कि सामान्य लोग जिसके समर्थन में हैं, लेकिन राजनीतिक दल विरोध करने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। ये आज की बात है। दूसरा, ब्रजेश भाई, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई और 2-3 बार उसका जिक्र किया। आपने कहा इतने सीसी का क्यों? मोटरसाइकिल ब्रजेश भाई 80 और 125 सीसी के आसपास आती है। एक दिन मैं जा रहा था तो एक सज्जन खड़े रोड पर, उन्होंने कहा कि संजय भाई रुकिए। मैं रुका, कहने लगे मैं नई मोटरसाइकिल लेके आया हूं। तो मैंने कहा कितने की है? तो उन्होंने कहा लगभग 29 लाख रुपए की है। मैंने कहा इसकी खासियत क्या है? तो उन्होंने कहा ये 1500 सीसी की मोटरसाइकिल है।
क्या कोई आम आदमी 29 लाख रुपए की 1,500 सीसी की गाड़ी सामान्य आदमी उपयोग करता है? क्यों नहीं ले सकता? इसमें कौन सी ऐसी बात है? यही 30 है। लाख रुपए ले सकते, 30 लाख की ले सकते। लोग कार खरीदते हैं। हाँ, कार खरीदते जिन्हें हैं। बाइक का शौक हो बाइक ले लेंगे। कार खरीदने वाले हैं। इसीलिए इसमें अंतर यह है कि सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग जो ऐसी छोटी मोटरसाइकिल कार का उपयोग करे उनके लिए तो राहत हो। ठीक है। लेकिन जो अभिजात्य वर्ग है, जो अभिजात्य वर्ग बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल, भारी भारी मोटरसाइकिल जो केवल दिखावे के लिए, और ब्रजेश भाई मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप उस मोटरसाइकिल पर बैठकर लखनऊ का एक चक्कर नहीं लगा सकते। सर लखनऊ में तो आप क्योंकि- चल ही नहीं सकते, इतना ट्रैफिक जाम है सर। लेकिन वो यहाँ चलाओगे कहाँ? वो चला रहे हैं। मुझे और वो- तो उनके सिंपैथी है जो खरीदते हैं। और वो लगभग लेट कर चलाने की मुद्रा में चला रहे हैं। अच्छा। ये जो अभिजात्य वर्ग का जो शौक है, इसी पर ऐसे टैक्स मतलब लेट के बढ़ाया कैसे? गया है। लेट के कैसे? मैं मतलब वो लगभग उसमें, अच्छा ऐसे? हाँ, नहीं, और आप आगे झुकिए और पैर पीछे कीजिए। अच्छा ओके, ये वाला तो है। ये जो अभिजात वर्ग है, जिसके पास पैसा है, प्रचुर मात्रा में संपत्ति है, वो खर्च कर रहा है और ऐसी चीजों पर खर्च कर रहा है जो जरूरत की नहीं है। ओके, अगला सवाल है कि क्या मैं कार के शोरूम में जाऊं तो इंची टेप लेकर जाऊं? नहीं, इंची टेप लेकर, 4 मीटर की 3 मीटर? इंची टेप लेकर मत जाइए। आपके सामने टैब लगा है, इस टैब को खोलिए, वो कितने सीसी का है, वो उसकी क्षमता क्या है, इंजन की कैपेसिटी क्या है, आपको यही मिल जाएगा। और उसके बाद ये कौन सा निर्णय फार्मूला कीजिए। किसने लागू किया कि 4 मीटर की होगी, 3.5 मीटर का? सर ये सर बेतुकी बात है सर। आप रेट तय कर दो कि 25 लाख वाली कार को मैं ये रेट लूंगा, 30 वाले को ये लूंगा, बात खत्म। मैं अग्रवाल जी से कह दूंगा ये बात, अगली बार गाड़ी जब बदलें सामान्य तो 4 मीटर ना लें। सामान्य आदमी कितने सीसी की कार चलाता है, कितने सीसी की मोटरसाइकिल लगाता है? यही है इसका मूलभूत उद्देश्य, यही है आम जन को लाभ हो। पैसे वाले अभिजात वर्ग जो इस प्रकार दिखावे के लिए बड़ी गाड़ियां, बड़ी मोटरसाइकिल, बड़े इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे वो वायुयान पे चलते हो, हेलीकॉप्टर पे चलते हो, याट पे चलते हो, या बड़े होटल्स में जाते हो, उन पर टैक्स ज्यादा लगे, यही इसकी मंशा है। और इसी मंशा के कारण मुझे लग रहा है कि जब जेटली जी ने इस प्रस्ताव को रखा था, तभी उन्होंने कहा था कि अभी जिस प्रकार के 17 टैक्सों को हम एक साथ ला रहे हैं, आगे हम इसमें परिवर्तन और संशोधन करेंगे और एक महत्वपूर्ण सवाल और सरल बनाएंगे। सिद्धार्थ कलंस ने उठाया कि सरकार ने टैक्स कम कर दिया, आपने स्लैब्स खत्म कर दी, कम करके ले आए, पर उसका फायदा आम उपभोक्ता को नहीं हो रहा है क्योंकि वो प्राइस हाइक करके बेच दे रहे हैं। नहीं देखिए, इसको कौन चेक करेगा? नहीं, चेक करेंगे और जनता तक इसका लाभ पहुंचे, इसके लिए बेहतर निगरानी करेंगे। जनता तक लाभ पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि 100 से ज्यादा चीजें हैं जो 28% की थी वो 18 में आ गई हैं। लाभ दिखेगा। बहुत महत्वपूर्ण चीजों पर जीएसटी 0 हुआ है, उसका लाभ दिखेगा। और चूंकि पूरी जनता ने इसे अच्छे हृदय के साथ इसके प्रति अपनी हर्ष प्रकट किया है, एक काम कर सकते हैं आप सर, व्यापार जगत ने किया है, और इसका हर्ष जो है वो दिखाई दे रहा है। बीजेपी हर हफ्ते, हर 15 दिन में पखवाड़ा, माह, तरह तरह के अभियान, तरह तरह के आंदोलन, तरह तरह के कार्यक्रम करती है। स्टिकर का, झंडा का, अभियान का, खंड का, प्रखंड का। सर एक अभियान अपनी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को इस पर करने को कहिए। ब्रजेश भाई, भारत की, मैं आपसे वायदा करता हूं बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको। ब्रजेश भाई, भारत की जनता नवरात्र के पहले दिन मार्केट में निकलकर इसका ऐसे ही स्वागत करेगी और ये मार्केट में बशर्ते आपको आम दिखाई आदमी को मिले। बिल्कुल दिखाई देगा। हैं? एक स्टिकर टाइप अभियान चलना चाहिए। बिल्कुल दिखाई देगा, जनता ऐसे करके और डॉक्टर अजय करके उपाध्याय दिखाएगी। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, वो आपको जवाब देंगे। बताइए, इतना कुछ तो कर दिया लेकिन आपका तो मन है कि भरता ही नहीं, कैसे अपोजिशन है आप? मैंने तो अभी देखा ब्रजेश भाई, और आप ही लोगों ने दिखा दिया स्पष्ट। हाथ कंगन को आरसी के और पढ़ लिखो को फारसी वाला जो कंसेप्ट है, 75% रेवेन्यू जो है इसी 18% वाले टैक्स स्लैब से आना है। तो आम जनता को लाभ कितना होगा ये कहना मुश्किल है। 40% यदि कोल्ड ड्रिंक पर भी बढ़ा दिया है तो उसका सच्चाई है कि उसका हानि किसको उठाना पड़ेगा ये भी कहना मुश्किल है। क्या कोल्ड ड्रिंक बड़े बड़े लोग ही पीते हैं जिन पर 40% का टैक्स लिया है? तो ये इस पर तार्किक बहस होनी चाहिए। जीएसटी अभी भी जो तर्कसंगत होना चाहिए था, कई स्लैब्स हैं, उस स्लैब्स को यदि 2 ही स्लैब में बांटना था तो 2 ही में बांट देते, 5-4 से कम करना था तो कम कर देते, नहीं किया आपने।
जहां तक बात है, एक जो बड़ा कंसर्न है कि 8.5 साल में जो लूट की आपने, जिसके कारण लोगों को महंगाई की मार से झेलना पड़ा, बहुत लोगों की नौकरी चली गई, अभी भी दर दर की ठोकरे, छोटे छोटे व्यापारी, उनको जो है उनका एमएसएमई बंद है, उनको क्या कुछ कैश रेवेन्यू कुछ देने की स्थिति में सरकार क्रेडिट है, देना चाहिए। रिफंड में आज भी देरी, यही सब तार्किक प्रश्न थे जीएसटी में, खाली स्लेब कम करना मैटर नहीं था। सर 60 साल इस देश में हुकूमत करने के बाद आपने कितना रिफंड किया? जो इनसे कह रहे हो रिफंड दे दें, अग्रवाल जी ने कितना सटीक जवाब दिया? दूसरी बात, नहीं फिर से प्रश्न मैं सुन नहीं पाया। आपने इस देश पे 60 साल हुकूमत की, बताइए कितनों का लौटाया टैक्स आपने? नहीं 60 साल हुकूमत की, लेकिन हम लोगों ने रेशनल तरीके से चीजों को रखा। कभी भी पेट्रोल डीजल पर जो आज स्थिति है, सबने देखा, हमने कितने प्रतिशत टैक्स लिए और ये सरकार कितना ले रही है। ये सरकार तो लंबे लंबे वादे करती थी कि उपाध्याय जी, पेट्रोल डीजल का दाम, टॉफी पर आप 31% टैक्स ले रहे थे। सब लोग बैठकर इस पर तार्किक बहस करें। टॉफी, बच्चों की टॉफी पर आप 31% टैक्स ले रहे थे और भाषण दे रहे हैं। मोदी जी क्या गजब बात करते हो यार। मोदी जी, आप हर बच्चे को 31% वापस करोगे क्या? 31% टैक्स टॉफी पर लेते थे आप। प्रवक्ता साहब, आप वाकई 31% टैक्स लेते थे, वापस करेंगे बच्चों को? अरे भारत के बच्चों को वापस कर पाएंगे क्या? अच्छे शब्दों का उच्चारण अभी सामने उन्होंने किया है और उसमें मैक्सिमम भ्रम और झूठ फैलाया है उन्होंने। अरे आप बताओ, सच्चाई है, आप टॉफी पर कितना टैक्स लेते थे? उपाध्याय जी बताइए, आप रुपए नहीं, आप बताओ ना। मोदी जी ने अभी झूठ, टॉफी पर भी आज पर हम नहीं आप लेते, टॉफी तक पर आप टैक्स लेते थे। धन्यवाद, कपड़े हम टैक्स नहीं लेते थे। डॉक्टर साहब शुक्रिया, मोदी जी ने वो भी टैक्स लिया है, बहुत और अभी शुक्रिया। झूठ फैला रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। फराज किदवई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मास्टर स्ट्रोक के जब थैंक यू सर, बढ़ाते हैं तब और हटाते हैं तब। ऑलराइट, फराज किदवई जी, आप मुझे बताइए पहले कि क्या सरलीकरण हुआ है? उसके बाद मुहर्रम लगा दो, ये मुहर्रम लगा रहे हैं। थैंक यू सर। क्या सरलीकरण हुआ है या फिर चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं, या फिर हमको ग्रोथ का नजरिया रखना चाहिए, जो प्रोफेसर एम के अग्रवाल जिस तरक्की की बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल प्रोफेसर अग्रवाल साहब की एक बात का भी जवाब दूंगा। उन्होंने बहुत ही एक तार्किक बात की कि मासेस को डिस्कशन करना चाहिए। आपके सवाल का जवाब ये है कि ये मुर्दे को कफ सिरप पिलाया जा रहा है। ब्रिजेश जी, अब आप समझ रहे होंगे कि ये सरकार नहीं समझ रहा, समझाओ मुझे। नहीं, दर्शक आपके समझ रहे होंगे कि आप मुर्दे को कफ सिरप जितना भी पिला लीजिए, मुर्दा जिंदा नहीं होगा। अब है क्या, देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये सिम्टम्स का इलाज हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आज भारत में 35 करोड़ लगभग परिवार रहते हैं। ये तो सरकारी डेटा है, तमाम इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं कि उसमें से 50% जो हाउस होल्ड हैं उनकी इनकम 10,000 रुपए से कम है। आप जीएसटी चाहे 2% कर दिए, चाहे 8% कर दिए, चाहे 15% कर दिए, चाहे 0% कर दिए, जब आदमी के पास पैसा नहीं होगा तो खर्चा किस चीज पर करेगा? सर बेसिक जरूरत की चीजें सस्ती कर दी सर। अरे सर, मैं तो बोल रहा हूं, शैम्पू, हेयर ऑयल, साबुन, अगली डिबेट में रोटी, आप एक काम करिए, सीमेंट, अरे सीमेंट कम कर दी। सुनिए तो सर, सुनिए, पनीर। आप मुझे बोलने नहीं देते ब्रजेश जी, आपसे शिकायत है। आप एक डिपस्टिक कर लीजिएगा, 5 प्रोडक्ट के आज प्राइस पता कर लीजिएगा और 15 दिन के बाद उन्हीं, या जब से ये लागू होगा उसके बाद में उन्हीं प्रोडक्ट्स के प्राइस आप कंपेयर कर लीजिएगा। हमको बता दिया कि साहब सस्ता हो गया, मैं आप बोल दूंगा कि साहब मैं गलत बोल रहा था, मैं क्षमा चाहता हूं। दूसरी बात अभी मासेस की अग्रवाल साहब ने, उसका भी मैं जवाब देता हूं। चलिए मासेस की बात कर लेते हैं। आज इस देश का आम आदमी अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से हिट होता है तो डीजल और पेट्रोल की कीमतों से होता है। मनमोहन सरकार जब 2004 और 4 से लेकर के 2014 तक थी, तो जो क्रूड ऑयल था वो 209% से लगभग बढ़ा था, और पेट्रोल कितने रुपए, डीजल कितने रुपए में बिक रहा था। और मोदी जी के शासनकाल में 37% से क्रूड ऑयल कम हो गया, लेकिन आपने करीब 15 या 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके आज की तारीख में डीजल कितने का बिक रहा है। तो चलिए मासेस की बात करिए। हम तो कहते हैं किसानों की बात करिए, आप मासेस की बात करने को बोल। फराज भाई, आप लोगों की सरकार थी, हमने 10 रुपया पर लीटर कम किया था। आप में से किसी सरकार ने तर्क बस कम हो जाए पूरा। सर एक उदाहरण बताइएगा एक राज्य सरकार का। दूसरी बात, अभी जो 30-35 करोड़ के लॉसेस की बात की जा रही है, प्रॉब्लम यही है कि ये पूंजीपतियों और पूंजीवाद की लैंग्वेज है। अगर हमारे देश के किसान के ऊपर, अगर हमारे देश की महिलाओं के ऊपर कुछ पैसा खर्च हो रहा है तो एहसान नहीं कर रही है सरकार।
क्या मतलब है? आपने रशिया से जब से ऑयल इंपोर्ट करना पिछले 39 महीनों से शुरू किया है, 1.11 लाख करोड़ आपने कमाए, तो वो पैसा इस देश की जनता पर नहीं लगेगा तो क्या चाइना की जनता पर लगेगा? एहसान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि साहब 30 करोड़ का जो है वो हमने जनता को ये दे दिया, इतना हमारा नुकसान हो गया। नुकसान आपने इस एक तरफ आप कहते हो कि ऑयल का 1 रुपया जनता को नहीं मिला, दूसरी तरफ आप कह रहे हो 30,000 करोड़ दे रहे हैं। ये आप पहले अपना डेटा ठीक करो सर। सर भारतीय जनता पार्टी ये करी, मैं नहीं बोल रहा हूं। अभी हमारे भाई संजय जी ने कहा कि साहब ये इतना 30,000 करोड़ या 35,000 करोड़ कितना बताया कि इतना नुकसान हो जाएगा। एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। 20 सेकंड दे दिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा कह के आप 60 सेकंड मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, क्योंकि पिछले 25 सालों में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 26% से घटा है और पर्सनल इनकम टैक्स जो है, शास्त्री बैठे हुए हैं, 30 से घट के 22 हुआ है। 28.10% से पर्सनल इनकम टैक्स बढ़ा है, जो कि पिछले 25 साल का सबसे कॉर्पोरेट टैक्स 22% इस वक्त है। मैं बोल रहा हूं कि उसमें कितना कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं मैं पर्सनल इनकम टैक्स से कंट्रीब्यूशन की और कॉर्पोरेट टैक्स से कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। सर मैं मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट हूं, डेटा रट के आता हूं। सर मैं भी बीटेक एमटेक हूं सर, मुझे भी आप इससे ज्यादा पढ़े लिखे हो। 25 साल में तो मुलायम सिंह जी भी मंत्री थे केंद्र सरकार में, आप उन पर भी आरोप लगा रहे हो। ज्यादा है सिद्धार्थ कलन, ये बोल रहा हूं सर सिद्धार्थ कलन जी, आम आदमी के लिए तो इसमें रिलीफ दिख रही है ना, बशर्ते ये बात आप बिल्कुल सही है कि ये रिलीफ आम आदमी तक कायदे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सर आम आदमी के लिए रिलीफ दिख रही है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो तमाम सारी एजेंसीज, वो तमाम सारी, देखिए आपने चर्चा की शुरुआत, देखिए आपसे ज़्यादा जीएसटी के बारे में यहाँ हम सारे लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं, सबके साथ किसी के साथ विशेषज्ञ का तमगा लगा, किसी के साथ कुछ लगा हुआ है, लेकिन जीएसटी के बारे में आपसे ज़्यादा शायद हम में से कोई ज़्यादा जानता अरे नहीं सर, आप लोग आप एक्सपर्ट हैं, आप आते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपने 75% चीज़ों के 18% के स्लैब में होने की बात कही। वही एजेंसी, जिन एजेंसीज के आंकड़ों पर ये सरकार अक्सर डिबेट करा डालती है और बताती है कि देखिए साहब हमारी ग्रोथ इतनी हो जाएगी, इस एजेंसी ने कहा हमारी ग्रोथ, ये सारी एजेंसियां मिलके भी ये बता रही हैं कि थोक उपभोक्ता जो मूल्य सूचकांक है, यानी कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है सीपीआई जो है, इसमें 0.25% की कमी आएगी इस पूरे उससे। तो इसका मतलब साफ है कि कोई चमत्कार नहीं होने जा रहा है ना आम जनता के लिए। 0.21% भी नहीं, आधा फीसदी भी नहीं, आधे फीसदी का भी आधा, यानी 0.25% का। ये वही एजेंसी है जिन एजेंसियों के आंकड़ों पर इस सरकार ने सबसे ज़्यादा बार अपनी पीठ ठोकी, ये वो कह रहे हैं। तो साफ है कि वो 75% चीज़ें जब मांग बढ़ेगी भी तो उन्हीं 75% चीज़ों की मांग बढ़ेगी जो पहले भी 18% में थी, आज भी 18% में है। तो आप ये मानते हैं, आप ये मान लीजिए 22 तारीख को लग गया, आप मोबाइल लेने जाएंगे उसकी कीमत तो नहीं कम हो रही ना कहीं, वो तो वही है ना जहाँ था, वो तो वही है ना जहाँ था। अभी पेट्रोल डीजल पे इतनी देर तक बात हो रही थी, क्या 22 तारीख को के बाद पेट्रोल डीजल कम हो जाएगा? उस पर तो बात मैं कह रहा हूँ जिनकी सबसे उपभोक्ता सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों की तरफ जा रहा है, 100 सीसी की बाइक लेने चले जाइए आप, उन मोबाइल सबसे ज़्यादा बिक रहा है देश में, आप मोबाइल लेने चले जाइए। तो तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 75% चीज़ें जो 18% के स्लैब में थी वो वहीं की वहीं दिखाई पड़ रही हैं। अभी आप कह रहे थे उपाध्याय जी से, फराज साहब से, कि साहब आपको तो तारीफ़ करनी चाहिए या आपको खुशी मनानी चाहिए। दरअसल ये राहुल गांधी तो 5 और 12 की बात कर रहे थे, आप 5 और 18 पे आए, और 5 और 18 को ऐसा बताया गया है कि जैसे अप्रत्यक्ष कर की दुनिया में भारत में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है कि अब जाने क्या हो जाएगा, अब तो हर चीज़ें जो है सस्ती मिलेंगी। तो लागत पर मुनाफा वसूलने की एक तरफ आदत हमारे कॉरपोरेट को जो पड़ी हुई है उस पर कोई लगाम नहीं, और जो जीएसटी का रैशनलाइजेशन है उसमें अधिकांश वो चीज़ें जिन पर उपभोक्ता सबसे ज़्यादा खर्च करता है, सबसे ज़्यादा खरीदता है, उनकी दर 18 की 18 बनी रह जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मांग भी अगर बढ़ जाए तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रोफेसर साहब, क्या आप सिद्धार्थ कलहंस जी की इस असहमति पर गौर करेंगे? और इन्होंने जो इश्यूज रेज किए हैं, इन्हें नहीं लगता कि महंगाई पर कोई नियंत्रण होगा या आम उपभोक्ताओं को इससे कोई लाभ होगा? अगर महंगाई की बात करें तो भारत में महंगाई की दर ऑलरेडी कंट्रोल में है, जो हमारा डिफाइंड रेंज है उसी रेंज में है और लोअर साइड में है। पहली चीज, सिद्धार्थ जी ने, मैं उस डेटा को मैंने चेक नहीं किया, मैं सिद्धार्थ जी की बात को अक्षरशः मानते हुए कि 0.25 परसेंटेज पॉइंट ये इसकी वजह से कम आता है।
अब सवाल ये उठता है कि अगर हम उसका डिसएग्रीगेशन करते हैं, पृथकीकरण करते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा किस वर्ग के लिए कितना होता है। एग्रीगेट में 0.25% आता है, मान लिया आपकी बात, लेकिन किस तबके के लिए हो सकता है वो 1% असर ला रहा हो। आप उस पर भी चिंता करिए। आप ये मत समझिए कि हम एग्रीगेशन, कभी हम एग्रीगेशन हमारे लिए जरूरी हो जाता है, कभी डिसएग्रीगेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये समझना होगा हमको। जी। जैसे अभी एक लाइटर साइड में संजय जी ने 29 लाख की, मैं तो अभी 8 लाख तक की बाइक सुना था, संजय जी ने 29 लाख बता दिया। मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, दोनों की कीमत मिला के 29 लाख नहीं है। तो आप डिसएग्रीगेशन के उसमें जाकर के देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा किस ग्रुप को फायदा हो रहा है। और यही एग्रीगेशन का नतीजा रहा कि 51 से हम भुगतते चले आए, जो निचला तबका था। और सर, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि अमेरिका की जो सबसे विख्यात मोटरसाइकिल है हार्ले डेविडसन, उस पर भारत की सरकार ने जो टैरिफ था ना, वो बहुत कम कर लिया है सर। वो चाहते हैं कि बिके, तब भी नहीं बिक रही है। आप संजय जी के दोस्त लोग तो खरीद सकते हैं सर, इतना तो हक है। एक चीज और, एक लाइन ब्रजेश जी, औसतन ये मानना पड़ेगा कि हमारे यहां 10% की कमी आई है जी, और ये हमारे एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में कुछ हद तक जरूर सफल होगा। और ट्रंप को भी एक जवाब है, जब हम एमएसएमई सेक्टर, फार्म सेक्टर को प्रमोट करते हैं, तो जो उनकी अमेरिकन पॉलिसी है, उस पॉलिसी को एक सटीक जवाब भी यहां पर सर 68 बिलियन डॉलर का हम सालाना व्यापार करते हैं अमेरिका के साथ। ये टैरिफ नहीं है, मैं इसको व्यापार प्रतिबंध मानता हूं, क्योंकि कीमत टैरिफ इतना ज्यादा इंपोज है कि कोई हमसे सामान नहीं खरीदेगा। हमें 68 बिलियन डॉलर का नुकसान है सर। क्या करें सर, हम लोग क्या एग्रीकल्चर खोल दें, क्या एमएसएमई खोल दें, क्या हम अपने लाइव क्या ट्रम्प हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं सर? अच्छा, ट्रम्प साहब को तो खुद ही नहीं पता, कभी कहते हैं कि हमारे ऊपर ज्यादा लगा रखा है, कभी कहते हैं, जैसे अभी किसी ने कहा कि बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। और किसी दिन टैरिफ पर चर्चा करेंगे सर, बहुत मजा आएगा। मुझे आज समझ में आ गया टैरिफ पर आपके विचार, मजा आएगा डिबेट में। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि एक सार्थक परिचर्चा में आप सबने शिरकत की और अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।